हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक पॉल। एक्सेल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है और कैलकुलेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़े फास्ट तरीके से काम करे। नॉर्मली अगर हम सिंपल कैलकुलेशंस जैसे हम अपनी नोटबुक के अंदर करते हैं, अगर हम वैसे ही करते रहेंगे तो एक्सेल का कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा। लेकिन एक्सेल को अगर फास्ट तरीके से कैलकुलेट करने में हेल्प कराना है तो हमारे पास दो पर्टिकुलर टूल्स बहुत काम आते हैं जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी बहुत आसानी से हमारे पास परफॉर्म कर देते हैं। तो इन्हीं दो टूल्स के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, एक जिसका नाम है गोल सीक और एक जिसका नाम है सॉल्वर। गोल सीक हमारे को एक पर्टिकुलर टूल के अंदर मिलता है, टैब है डेटा नाम का, और इस डेटा नाम के टैब में फोरकास्ट नाम का ग्रुप है जिसके अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर फीचर मिलता है गोल सीक। राइट इनपुट वैल्यू फाइंड आउट करता है जो आपको वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग। फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। तो वही काम ये परफॉर्म करने वाला है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा इजी होगा इसको समझना। लेट्स से मेरे पास कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज पहले से ही हो रखी हैं और इन एंट्रीज का एक मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेट्स से सम कर रहा हूँ, जिसका टोटल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 265। अब लेट्स से मुझे ये 265 इसका टोटल नहीं चाहिए, मुझे कोई और वैल्यू चाहिए, कुछ अपग्रेडेड वैल्यू चाहिए। समथिंग लाइक जैसे स्टूडेंट्स को पास होने के लिए ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऐसा ही काम हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि 265 जो टोटल आ रहा है इन सारे नंबर्स का, वो 265 ना होकर 297 होना चाहिए। दैट मीन्स इन ऊपर आने वाली वैल्यूज़ में से मेरे को वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि 265 की जगह 297 वैल्यू हो सके। अब ऐसा करने के लिए इधर मैं कोई एक पर्टिकुलर सेल चूज़ करूंगा और उस पर्टिकुलर सेल में एक कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा कि उसके अंदर सर्टेन नंबर इंक्रीज होने चाहिए ताकि यहाँ पे टोटल अपडेट हो सके, क्योंकि मैं मैन्युअली अगर इसको टाइप करूंगा तो फंक्शन ओवरराइट हो जाएगा। तो इस काम को ओवरकम करता है हमारे पास गोल सीक, क्योंकि ये हमारा एक गोल है। गोल क्या है? 265 की जगह पे 297 मुझे स्कोर करवाना है। तो दिस इज माय गोल, जिसको सीक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं गोल सीक। सेट सेल E7 जहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है टू वैल्यू 297। और यहाँ पे मेरे पास एक और चॉइस आ रही है, बाय चेंजिंग सेल। तो बाय चेंजिंग सेल के अंदर मैं मेंशन करूंगा कि मुझे कौन सा सेल उसमें मॉडिफाई करना है। तो लेट्स से मैंने सेल चूज करा E4। तो E4 के अंदर 23 लिख के आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस 23 को इतना इंक्रीज कर दे कि टोटल के अंदर 265 की जगह पे 297 हो जाए। बस इतना सा ही काम मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है गोल सीक के अंदर और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो सी उसने 23 की जगह 55 कर दिया है वैल्यू को, ताकि हमारे पास 297 अचीव किया जा सके। तो बहुत इजीली हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब आप ये किसी भी टाइप की कैलकुलेशन, लाइक आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए कोई सेल्सियस का फॉर्मूला लगाया है, या किसी भी टाइप का आप फॉर्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपका डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए और फॉर्मूला को आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक सर्टेन वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, वहाँ पे आप गोल सीक का यूज़ कर सकते हो। अब गोल सीक का एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि वो अवेलेबल वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को ही मॉडिफाई कर सकता है। ये अवेलेबल वैल्यूज़ में से सारी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर पाएगा कि सब में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं गोल सीक के अंदर एक सर्टेन सेल में चेंजेस हो रहे हैं, वो लॉजिकली सारे सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा या क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग भी आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करना होता है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक टूल यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड सॉल्वर। सॉल्वर एक ऐसा टूल है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैसे नॉर्मली एक्टिवेटेड नहीं मिलेगा। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये हिडन होता है, हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। इस टूल को हम इसको बोलते हैं एड-इन्स टूल। तो ये एड-इन्स हमारे को कहाँ से एक्टिवेट करने को मिलेंगे? तो इसको एक्टिवेट करते हैं हम फाइल टैब के अंदर, जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस के अंदर मिलेगा हमें एड-इन्स नाम का एक टूल। और इस एड-इन्स के अंदर मैं जाता हूँ और मैं चूज़ करता हूँ
एक्सेल एड इन्स। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा तरीका जिसके थ्रू मैं इसको एक्टिवेट करने वाला हूँ, और ये एक्टिवेट होकर हमें दिखेगा कहाँ, डेटा के अंदर। जैसे व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर था गोल सीक, ऐसे ही एक एनालिसिस नाम का एक ग्रुप बन जाएगा और उसके अंदर ये सॉल्वर विजिबल हो जाएगा सेम डेटा टैब के अंदर। तो ऐसा एक्टिवेट करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ तो फाइल टैब में जा रहा हूँ और फाइल के अंदर ऑप्शंस को मैं चूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे को एड-इन्स नाम का एक ऑप्शन मिल रहा है, और इस एड-इन्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एड-इन्स मुझे यहाँ पे एड-इन्स नाम का ऑप्शन डिस्प्ले करवाएगा। एक्सेल एड-इन्स मैंने चूज करा गो, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है सॉल्वर एड-इन। तो मैं सॉल्वर एड-इन को एक्टिवेट करूँगा, ओके करूँगा, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो दिखा रहा है ओपनिंग सॉल्वर एड-इन। ये डेटा टाइप को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, एक नया ग्रुप जनरेट करेगा यहाँ पे एनालाइज का, और उसके अंदर सॉल्वर नाम का ऑप्शन उसने हाईलाइट कर दिया। व्हाट इफ एनालिसिस टूल ही है जो हमारे पास फाइंड कर रहा है ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ टारगेट सेल। जो भी हम टारगेट सेल है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू को हमारे पास लेके आएगा बाय चेंजिंग वैल्यूज इन सेल्स यूज्ड टू कैलकुलेट द टारगेट सेल। तो हमें दिखा रहा है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करेगा, मल्टीपल वैल्यूज को मॉडिफाई करेगा, ताकि जो हमारा टारगेट सेल है उसका रिजल्ट अपडेट हो सके। दैट मीन्स टारगेट सेल का रिजल्ट अपडेट कर सकेगा और मल्टीपल वैल्यूज में मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अब इस मल्टीपल वैल्यूज के लिए मैं सिंपल एडिशन का ही अगर एग्जांपल लूँ तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम इसको थोड़े से कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के साथ बिल्डअप करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक कम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर्मेट बना रखा है, तो मैं इसी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर्मेट को पहले थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि हम इसमें क्या काम कर रहे हैं और क्या मुझे आउटपुट चाहिए, ताकि हम सॉल्वर को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकें। लेकिन सॉल्वर की एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्या काम कर रहा है, वो आपके टारगेट सेल को आइडेंटिफाई कर रहा है। टारगेट सेल किन पर्टिकुलर सेल से इफेक्ट हो रहा है, उन सारे सेल्स की वैल्यू को आपकी चॉइस ऑफ क्राइटेरिया से अपडेट करेगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स वो गोल सीक वाला काम तो कर ही रहा है, प्लस उसके साथ साथ वो लॉजिक भी बिल्डअप कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन बनाया है। मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। और इन तीनों प्रोडक्ट्स को वो इस क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर रही है। प्रोडक्ट 1 की भी 100 क्वांटिटी है, प्रोडक्ट 2 की भी 100 क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट 3 की भी 100 क्वांटिटी है। अब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स यूज़ कर रही है। लाइक यूनिट 1 जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट 1 को बिल्डअप करने के लिए, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ आइटम्स है, आइटम ABCDE, और ये आइटम्स इस क्वांटिटी के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमारे पास यूज़ होती हैं, तब एक प्रोडक्ट बनता है। तो लेट्स से कि अगर एक प्रोडक्ट 1 बनाना है तो आइटम A, B और DE इन सब के एक एक यूनिट जब यूज़ होंगे तब प्रोडक्ट 1 मैन्युफैक्चर होगा। सेम ऐसे ही अगर प्रोडक्ट 2 एक प्रोडक्ट 2 मैन्युफैक्चर करना होगा तो उनको B, C और E नाम का प्रोडक्ट एक एक यूनिट यूज़ करना होगा, तब एक प्रोडक्ट 2 मैन्युफैक्चर होगा। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट 3 जो है वो मैन्युफैक्चर होगा A, B और DE के कॉम्बिनेशन के साथ। तो सी यहाँ पे हमारे पास अलग अलग क्राइटेरियाज आ रखे हैं। अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कि अब तक कितना यूनिट यूज़ हो चुका। अगर मैंने 100 प्रोडक्ट सबके मैन्युफैक्चर करे, 100 आइटम्स, 100 काउंट मैंने प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3 के मैन्युफैक्चर करे हैं, तो कितना स्कोर हो चुका है, कितना अभी तक यूज़ हो चुका है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इन्वेंट्री में हमारे पास कितना और बचा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 100 प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्लस 100 products multiply by unit 2 plus 100 product multiply by unit 3। सिंपल कैलकुलेशन है। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अभी तक 200 यूनिट यूज़ हो चुके हैं इन 300 प्रोडक्ट 300 आइटम्स को जनरेट करने के लिए। क्लियर है? अब सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन मेरे को ड्रैग करनी है, तो मैं यहाँ पे सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ कि लाइक D3 को फिक्स कर रहा हूँ
E3 को फिक्स कर रहा हूँ और F3 को फिक्स कर रहा हूँ। क्लियर है? F3 ये सब फिक्स कैसे होंगे? यूजिंग F4, या आप कॉलम नेम और रो नेम के साथ डॉलर साइन का यूज़ करेंगे। और फिक्स करने के बाद मैंने इनको ड्रैग कर दिया। तो आप लोगों ने बेसिक एक्सेल के अंदर पढ़ा था सेल रेफरेंसिंग नाम का चैप्टर, और सेल रेफरेंसिंग के अंदर हमने देखा था कि फिक्स कैसे किया जाता है, तो हमने वही सेम फिक्स कर दिया। और अगर इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैं उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास जो यूज वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो अब मैं यहाँ पे बैलेंस देख सकता हूँ कि ये हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री थी जिसमें से अभी तक हमारे पास इतना यूज़ हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग इतना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, आइटम ए 700, आइटम बी 900, तो इस टाइप से हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। अब यही प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल होगा तो हम उसको अलग अलग कॉस्ट पे बेच रहे हैं। लाइक प्रोडक्ट 1 75 रुपीज़ का है, प्रोडक्ट 2 50 रुपीज़ का है, और प्रोडक्ट 3 100 रुपीज़ का। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाय 75 रुपीज़ प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज़। क्लियर? तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है ये। अब क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में इतना स्टॉक अवेलेबल है, दैट मीन्स मैं और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। लेकिन कौन से प्रोडक्ट से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो मैं जानना चाहता हूँ, जिसके अंदर मुझे ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो सके। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अवेलेबल इन्वेंट्री है वो अवेलेबल इन्वेंट्री भी वैसी की वैसी रहे। दैट मीन्स अवेलेबल इन्वेंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है मैं सिर्फ उतना ही यूज़ करूं, मैं अलग से कुछ नया परचेज ना करूं। तो इन्वेंट्री मेरी सारी यूज़ हो जाए चाहे, लेकिन मुझे आउटपुट आना चाहिए। तो अब हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हो गए। हमारे को प्रॉफिट जनरेट कराना है। प्रॉफिट जनरेट कराने के लिए हम चूज़ कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होने चाहिए। लेट्स से मुझे कम से कम 10 प्रोडक्ट तो सारे ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम मार्केट रिक्वायरमेंट हम कह सकते हैं कि डिमांड 10 की तो है ही। तो प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 तो मैन्युफैक्चर होने ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके। इसके साथ साथ मेरी एक और रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंटरी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यूज्ड, या हम उल्टा भी कह सकते हैं कि यूज्ड मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू इन्वेंट्री, जैसी हमारी चॉइस हो। तो ये दो क्राइटेरियाज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अपडेट हो, और मैं चाहता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ में चेंजेस हो, ताकि मेरे पास अपनी चॉइस का आउटपुट या अपनी चॉइस का प्रॉफिट जनरेट हो सके। अभी प्रॉफिट दिखा रहा है 15,000, अब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पे बैलेंस स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास। मैं चाहता हूँ 100% यूज़ हो सके, जितना मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है वो मैं यूज़ कर सकूँ। तो ऐसा करने के लिए हमारा टारगेट सेल हो जाएगा टोटल वैल्यू, और हमारी चेंजिंग सेल्स हो जाएंगे ये 3 पर्टिकुलर सेल्स। इन तीनों को मुझे चेंज करना है बेस्ड ऑन दीज 2 क्राइटेरियाज, और इन 2 क्राइटेरियाज को भी मुझे ध्यान में रखना है। तो अब इन सब चीज़ों को जो कि गोल सीक नहीं परफॉर्म कर सकता, इन सबको हम परफॉर्म करेंगे यूजिंग सॉल्वर। तो मैं टारगेट सेल पे कर्सर रखूँगा, सॉल्वर पे जाऊँगा, और सॉल्वर के अंदर मैं चूज़ कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव है मेरा टारगेट सेल, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बाय चेंजिंग सेल दीज 3 सेल्स, D3 से F3 तक की वैल्यूज़। अब इसके साथ साथ मैं क्राइटेरिया भी दे रहा हूँ, एक क्राइटेरिया ऐड कर रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ जितनी भी आ रही है इसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट तो मुझे मैन्युफैक्चर करने ही है। तो मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10, 10 या उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक क्राइटेरिया हो गया मेरे पास यहाँ पे, जो मेरे पास यहाँ ऐड हो गया है कंस्ट्रेंट के अंदर। दूसरा क्राइटेरिया मैं इसके अंदर बिल्डअप कर रहा हूँ कि जितना भी मेरा यूज प्रोडक्ट है वो या तो लेस हो या इक्वल हो मेरी इन्वेंट्री के बराबर। क्लियर? तो इन्वेंट्री से कम रहना चाहिए या इन्वेंट्री के इक्वल तक आ जाए, उससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि मुझे फिर और इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी। तो मैंने 2 क्राइटेरियाज इसके अंदर अप्लाई कर दिए। अब इन 2 क्राइटेरियाज के बाद मैं इसको सॉल्व करने की परमिशन देता हूँ। तो ये सॉल्व कर रहा है, मुझे आउटपुट दिखा रहा है,
अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 प्रोडक्ट्स की, तो इसलिए 10 तो उसने मिनिमम प्रोडक्ट 3 में रखे, बाकी प्रोडक्ट्स को उसने अपने आप एनालाइज करा। जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ साइंटिफिक वैल्यूज़ की तरह हमारे पास शो कर रहा है, तो दैट मीन्स अप्रॉक्स 0 या 1 की वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, इतना ही स्टॉक बचा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैक्सिमम स्टॉक यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 500 बचा बस, यहाँ 900 यूज़ हो गया, यहाँ 1200 यूज़ होगा, दैट मीन्स दीज आर ऑल ज़ीरोज़, फ्रेगमेंट्स ऑफ ज़ीरो हम कह सकते हैं। ठीक है, इन सॉल्यूशंस को मैं रखना चाहता हूँ, साथ में मैं इनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट करना चाहता हूँ, आंसर रिपोर्ट, सेंसिटिविटी रिपोर्ट एंड लिमिट्स रिपोर्ट, जो हम नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स में बिल्डअप करते हैं। तो ये 3 तरीके की रिपोर्ट्स भी वो मेरे पास जनरेट कर देगा। तो मैं इन तीनों रिपोर्ट्स को चूज़ करता हूँ कि मुझे ये तीनों रिपोर्ट्स चाहिए, और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास दिखा रहा है आंसर रिपोर्ट, सेंसिटिविटी रिपोर्ट एंड लिमिट्स रिपोर्ट, ये तीनों हमारे पास हाईलाइट करेगा। और अगर मैं फाइनल आउटपुट में देखता हूँ तो दैट मीन्स इसको मैं कंसिडर करूँगा एज ज़ीरोज़, और सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास ये बची है, ये प्रोडक्ट हमारे पास सेफ है, क्योंकि और कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बाकी और स्टॉक चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। और उसने प्रॉफिट जनरेट करा 82,000 का। इनिशियली हमने जिस टाइम 100 प्रोडक्ट्स बनाए थे वो सिर्फ 15,000 हमारे पास जनरेट कर रहा था। तो ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो हमारे पास ये प्रॉफिट है 67,000 का प्रॉफिट, जो हम नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करते तो हमें बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते, हर बार अलग अलग प्रोडक्ट क्वांटिटी को चेक करना पड़ता, तब हम उसको आउटपुट में जनरेट कर पाते। लेकिन ये काम हमारे लिए ईजी कर देगा सॉल्वर टूल। तो बेसिकली गोल सीक और सॉल्वर, ये 2 टूल्स हमारे पास ऐसे हैं जो हमारी कैलकुलेशन को और एनहेंस कर देते हैं और पावरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, अभी भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले और भी वीडियोज़ के बारे में आप पोस्ट होते ही जान सकें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।